माय डियर फ्रेंड, आप सभी को ड्रीम एयरमैन चैनल पर स्वागत है। आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि मैंने पार्ट 4 लिखा है। एक मिनट आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस पार्ट 4 में इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाया हूँ कि आप उतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे तो होंगे, लेकिन मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ इस क्वेश्चन को कि आपने उतने अच्छे से एक्सप्लेन कहीं नहीं देखा होगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा, और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत हो जाता है तो आप कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। तो बस आप ऐसे ही विश्वास बना के रखिएगा। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। देखिए 42 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि समविभव सतह, देख रहे हैं सतह जो है हमारा, यह कैसा बोला है, समविभव, ठीक है, पर आवेश को बोला है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी कोई समविभवी सतह है और उस पर पूछ रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उस आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ कोई सतह लिया, तो देखिए समविभवी सतह कहने का मतलब है ना कि देखिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी देखिए मैंने जिस भी पॉइंट लिया इसके प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान समान होता है तो यह सतह जो है हमारा क्या हो जाएगा, समविभवी सतह हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि मैं इस पॉइंट को नाम ए देता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं बी देता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं सी और इस पॉइंट का नाम मैं डी और इस पॉइंट का नाम मैं ई दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यदि इस ए वाले पॉइंट को मैं भी ए, जो ए बिंदु पर विभव होगा मैंने उसको भी ए से डिनोट किया, और जो बी पे होगा उसको मैं भी बी से करता हूँ, ठीक है। जो सी पे होगा मैं उसको भी सी से करूँगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, भी सी से डिनोट करूँगा। और जो यहाँ भी डी पे है इसको भी डी से, और जो भी ई पर है उसको भी ई से। मतलब कि जिस पॉइंट पर जितना विभव होगा मैंने उसी के नाम से डिनोट कर दिया। तो पहले मैंने क्या बोला कि समविभवी सतह कब होगा, जब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो यानी यहाँ मैं लिखता हूँ कि भी ए का मान, भी बी का मान और भी सी बराबर भी डी और भी ई, यानी इन सब का मान समान होगा प्रत्येक बिंदु पर, तभी यह हमारा समविभवी सतह होगा। तो आप समविभवी सतह समझ गए होंगे क्या होता है। तो अब चलते हैं आगे, क्या क्वेश्चन में और कर रहा है देखिए मैं फिर से यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ। देखिए बन गया। तो कह रहा है कि देखिए यह सतह जो है ना वह समविभवी सतह है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना, मतलब कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया और मैंने कोई यहाँ पॉइंट लिया, और इस पॉइंट का नाम मैं ए और इस पॉइंट का नाम मैं कोई बी देता हूँ, और इस ए वाले पॉइंट पर कोई विभव कितना होगा, भी ए, और बी वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा, भी बी हो जाएगा ना। तो देखिए अब पूछ रहा है कार्य। तो कार्य का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर क्यू इंटू, देखिए जो भी होता है ना वह कार्य कितना सतह पे कर रहा है उसके विभव का अंतर होता है कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भी ए, ठीक है, माइनस भी बी। देखिए जनरली फार्मूला होता है क्यू इंटू भी होता है, तो मैंने भी को भी ए माइनस भी बी लिखा क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसका डिफरेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ क्यू लिखा, और देखिए यह समविभवी सतह है, समविभवी सतह है, इसका मतलब कि भी ए का मान और भी बी का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो यहाँ रख दीजिए भी ए
माइनस वी ए मैंने रख दिया। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो Q गुना 0 करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा यानी हमारा जो कार्य है कितना हो गया, 0 हो गया। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट है शून्य। मैंने कंसेप्ट के साथ मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 43 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, एक बोल्ट बोल रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। देखिए 1 वोल्ट पूछे, 2 वोल्ट पूछे, कुछ मतलब नहीं। देखिए घुमा के पूछ रहा है इसको। देखिए मेन आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है ना। तो देखिए V बराबर W/Q होता है। तो देखिए V क्या होता है, विभव। विभव का मात्रक वोल्ट, यानी इस वोल्ट, यह वोल्ट पूछ रहा है ना कि यह वोल्ट किसके बराबर होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि W/Q, W क्या होता है, कार्य। ठीक है, W क्या होता है, कार्य। Q क्या होता है, आवेश। ठीक है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट में ही दिया हुआ है जूल प्रति कूलम्ब, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 44 नंबर। 44 नंबर में क्या कह रहा है कि देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर कोई, देखिए मैंने यहाँ पर लिया। देखिए यदि यह मैंने देखिए प्लस चार्ज लिया, आप कोई भी आवेश जनरली ले सकते हैं। मैंने प्लस लिया है, आप कहेंगे कि माइनस क्यों नहीं मैंने लिया, तो आप माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेटर होता है वो प्लस से ही कोई काम किया जाता है। तो मैं प्लस चार्ज वाला मान लीजिए कि कोई मैं बिंदु आवेश लिया। तो पूछ रहा है ना कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब देखिए प्लस है तो इससे रे निकलेगा ना, इससे रे निकलेगा। तो यही पूछ रहा है ना कि यह जो रे निकलता है यह दूरी के साथ डिपेंड कैसे करता है। तो देखिए एक विद्युत क्षेत्र निकालने का एक फॉर्मूला होता है तीव्रता, E बराबर होता है KQ/R² होता है। ठीक है ना। तो देख रहे हैं, देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन हमारा कैसा दिया हुआ है। नहीं तो आप सॉल्व कर रहे हैं कुछ और, आंसर में दिया हुआ है कुछ और। तो आपको बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद एक नज़र ज़रूर आप ऑप्शन पे टिकिएगा कि कैसा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन देख रहे हैं, दूरी के पूछ रहा है, मतलब कि दूरी के साथ रिलेशन पूछ रहा है। यानी हमारा देखिए यह जो आवेश है के और क्यू जो दिया हुआ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दूरी के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए जो दूरी है वह कहाँ है, नीचे है। तो यानी ई जो डिपेंड कर रहा है कितना, 1/R²। तो देखिए ऑप्शन अब खोजते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि दूरी के विलोमानुपाती से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। देखिए दूरी के विलोमानुपाती तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर है। ये ऑप्शन देखिए हो सकता है, लेकिन इसको राइट आंसर क्लिक करने से पहले हमको और आंसर भी देखना पड़ेगा। देखिए फिर क्या बोल रहा है कि दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती से कम होता है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहे हैं थर्ड में कि दूरी के वर्गमूल। यहाँ देखिए वर्गमूल का तो बात नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत। फिर देखिए 4 में बोल रहा है कि दूरी के साथ परिवर्तित नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखिए दूरी के साथ डिपेंड कर रहा है, तो हमारा ई भी गलत हो जाएगा। अब देखिए बचा फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए ये दोनों में, देखिए ये दोनों में ज़्यादा सूटेबल हमारा सेकंड वाला है, क्योंकि ये में पूरा डिस्कस किया हुआ है कि दूरी के वर्ग, देख रहे हैं ना यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहाँ बोला है, तो हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 45 नंबर।
क्या बोल रहा है कि आवेशित चालक में आवेश स्थित होता है। देखिए मैं यहाँ पर कोई वस्तु लेता हूँ, चालक मान लीजिए कोई वस्तु है, और कोई मैं यहाँ भी लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोनों चालक गोला है, मैं यहाँ इसके अंदर लिख देता हूँ क्या है, चालक है, ठीक है, दोनों चालक है। देखिए क्या कर रहा है, आवेशित कर रहा है, क्या कर रहा है, आवेशित कर रहा है। आवेशित करने का मतलब है कि मैं इस पर प्लस ले रहा हूँ, मैं इस पर क्या ले रहा हूँ, प्लस, और इस पर माइनस। तो देखिए आप किसी भी वस्तु को यदि आप आवेशित करते हैं, आवेशित करने का मतलब है आप प्लस भी, मतलब यानी धन आवेश भी कर दीजिए, ऋण आवेश भी कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आवेशित बोला है, ठीक है ना। तो देखिए आप आवेशित, यदि आप किसी चालक गोला को, यदि चालक गोला या किसी आप अन्य वस्तु को यदि आप आवेशित करते हैं तो वह आवेश उस वस्तु के जो बाहरी सतह होगा ना, देखिए यह जो गोला है ना, इसका जो बाहरी सतह है ना, बाहरी सतह पर आवेश आ जाता है, ठीक है ना। फिर से सुनिए, यदि किसी आप चालक वस्तु को आप आवेशित करते हैं तो वह आवेश उस वस्तु के बाहरी सतह पर आ जाता है। तो देखिए ये जो भी प्लस यहाँ मैंने आवेश लिखा है, जो भी यहाँ प्लस, यह कहाँ रहेगा, बाहरी सतह पर रहेगा, ठीक है ना, कहाँ रहेगा, बाहरी सतह पर रहेगा। यह माइनस भी है ना, तो ये इसको बाहरी सतह पर ही रहेगा और आंतरिक सतह पर नहीं रहेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है बाहरी सतह, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए आंतरिक सतह पर नहीं होगा, ये गलत है, मध्य बिंदु पर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन तो अब क्या बोलूं, इस पर मेरा हंसने का मन कर रहा है, वातावरण में दे रहा है। आप किसी चालक वस्तु को आवेशित करेंगे तो वह आवेश वातावरण में कैसे चला जाएगा, यानी कोई जादू हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि वातावरण में चल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि एक पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, ऋण आवेशित किया जाता है। तो बोल रहा है कि क्या, तो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शन भी एक नज़र देख लेना है कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ एक नोट में ज़रूर लिखिएगा, मैं यहाँ एक नोट में लिखवाता हूँ, आप नोट में इस चीज़ को ज़रूर आप लिखिएगा। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होता है किसी वस्तु में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो वह जो वस्तु होगा वह धनावेशित होगा, क्या होगा, धनावेशित होगा। आप नोट करते रहिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है तो वह वस्तु ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो आप इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा हमेशा, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ सुपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में विदाउट ऑप्शन चेंज फंसेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऋण आवेशित की बात कर रहा है, तो ऋण आवेशित की बात कर रहा है, यानी उस वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में करा इसकी अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर, तो देखिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए सेकंड इसलिए नहीं हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। अब देखिए थर्ड में दे रहा है इसको कुछ प्रोटॉन देकर। देखिए आप किसी वस्तु को ऋण आवेशित कीजिए या धनावेशित कीजिए, उसका कारण इलेक्ट्रॉन ही बनता है। तो इसमें प्रोटॉन का बात कर दिया तो हमारा ये भी गलत, इसमें न्यूट्रॉन का बात कर दिया ये भी गलत, हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है इसमें, यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेशित द्वारा आवेशित किया जाता है तो इस, मैंने यह साबुन का बुलबुला बना दिया। तो देखिए क्वेश्चन में आप पढ़ें क्या कर रहे हैं, यदि साबुन के एक बुलबुले को आप ऋण आवेशित द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या,
देखिए ऋण आवेशित करने का बात कर रहा है तो आप यहाँ पर दिखाइए इसको, क्या है, माइनस चार्ज रखा है। यह क्या रखा है, माइनस चार्ज रखा है। ठीक है, आप किसी बुलबुले को आवेशित करेंगे तो वह आवेश कहाँ आ जाएगा, उस बुलबुले के बाहरी सतह पर आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ऋण आवेशित के द्वारा आप आवेशित कर दिए तो यह माइनस और यह माइनस सेम चार्ज का है। तो आप जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। विकर्षित करने का मतलब है कि यह जो एरिया है कुछ ना कुछ तो ज़रूर इंक्रीज होगा। ये भी दो माइनस चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। तो विकर्षित करेंगे तो ये एरिया जो है क्या है, बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते देखिए ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यह बढ़कर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यह चार्ज इस पर ही बाहर के रूप में रहेगा। और देखिए यह तब तक इसकी त्रिज्या यानी यह गोला बढ़ेगा जब तक कि यह संतुलन की अवस्था में नहीं आ जाता है। जब यह संतुलन की अवस्था में आ जाएगा तो गोला उतने ही साइज में आखिर अंत में उतने ही साइज पर रुक जाएगा, अब वृद्धि नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में देख रहे हैं गोला का त्रिज्या ये मान लीजिए कि R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। तो आप देख रहे हैं R2 की त्रिज्या जो है R1 से बढ़ रहा है, और बढ़ेगा कब तक, जब तक कि वो संतुलन की स्थिति में नहीं हो जाता है। तो इसकी पूछ रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 48 में क्या कह रहा है, कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की स्थैतिक विद्युत ऊर्जा। देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों के बीच की दूरी मैं R रखा हूँ। तो पूछ रहा है कि यह देखिए नज़दीक आ रहा है, मतलब ये भी नज़दीक आ रहा होगा, चाहे यह इसके पास जा रहा होगा, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है W बराबर K(Q1 Q2) बाटा में क्या होता है, R होता है। अब देखिए Q1 का मान क्या का है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन ही बोला है तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ही लिया हूँ। तो देखिए Q1 का मान भी E और Q2 का मान भी E, और दूरी क्या हो गया, R हो गया। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर Q1 और ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ Q1 और Q2 का वैल्यू रखाता है वो उस आवेश जो होता है उसके चिन्ह के साथ रखाता है। ये नहीं कि आप माइनस में दिया हुआ है तो आप प्लस में रख दीजिएगा, नहीं। जो भी आवेश का चिन्ह दिया रहेगा क्वेश्चन में आप उसको चिन्ह के साथ रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और EI क्या हो जाएगा, E² बाटा में R हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, K का मान क्या होता है, अचर होता है। K का मान होता है 9 × 10⁻9, जो कि चेंज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर है E²। आप देखिए दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को आप एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो ऐसा थोड़े होगा कि इलेक्ट्रॉन का मान चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मान भी चेंज नहीं होगा, यानी जो ये W है यह किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, क्योंकि R जो है क्या है, घट रहा है। तो देखिए यहाँ W मैं समानुपाती क्या कर दिया, 1 बाटा में R, और देखिए R क्या है, घट रहा है। R घट रहा है इसका मतलब है कि W बढ़ेगा, क्योंकि ये उल्टा केस में है। यदि यह घटता है तो यह बढ़ता है, और यह बढ़ता है तो यह घटता है। तो देखिए R हमारा घट रहा है तो कार्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन बी में ही दिए, देखिए ऑप्शन जो हमारा बी है इसमें ही दिया हुआ है क्या है, बढ़ रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट, 3 और 4 क्या है, गलत है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या 49 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक चालक, कोई चालक है, कह रहा है पर 12.8 × 10⁻−19 कूलम्ब ऋण आवेश है। ठीक है, क्या है, ऋण आवेश है। तो कह रहा है इस चालक पर अनावेशित
अवस्था से कितने कम या अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए एक चालक पर जो है ना 12.8 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश है। तो देखिए ऋण आवेश है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा इसमें। तो यह पूछ रहा है कि अनावेशित, अनावेशित मतलब होता है उदासीन, उदासीन की अवस्था से पूछ रहा है कि आखिर अधिक है तो कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है Q बराबर Ne, क्या होता है Q बराबर Ne, और देखिए Q का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12.8 गुना 10⁻⁻19 दिया हुआ है। और देखिए पूछ रहा है n का मान कि देख रहे हैं कितने कम या अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान पूछ रहा है तो हम लोग n का मान वैसे ही छोड़ देंगे और e का मान बैठा देंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए 10⁻⁻19 कूलम और 10⁻⁻19 कूलम और 1.6 ले यह 12.88 बार में कटेगा, तो n का मान कितना आ गया 8। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अब उदासीन के अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है 8। तो इसको ऐसे निकालते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर 50 में देखिए क्या बोल रहे हैं कि सिल्क और एबोनाइट। देखिए सिल्क और एबोनाइट की छड़ है को कह रहा है को रगड़ने पर रगड़ा है, फिर कह रहा है सिल्क से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने चाहिए ताकि इस पर इतना कूलम के धनावेश हो जाएं। तो देखिए सिल्क और एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा जा रहा है, तो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना चाहिए, सिल्क से बोल रहा है, ताकि इस पर इतना बराबर धन आवेश हो जाए। तो देखिए बराबर में यहाँ क्या दिया हुआ है कूलम दिया हुआ है, तो कूलम किसका मान होता है आवेश का मात्रक होता है। तो वो क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 गुना 10⁻⁻7 इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम लोगों से क्या पूछा देख रहे हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने चाहिए, क्या बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोगों से इन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला मैंने अभी पीछे तुरंत लिखा Q बराबर क्या होता है Ne होता है। अब देखिए Q का मान आप यहाँ पर बैठा दीजिए 3.2 गुना 10⁻⁻7। ठीक है, n ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि n का ही मान क्वेश्चन पूछा है। और इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग जानते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो देखिए आप देखिए यह 1.6 ले, यह 16 दूनी क्या होता है 32, तो कितने बार में कटेगा 2 बार में। अब देखिए n का मान कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचा यह 2 गुना 10⁻⁻7। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए यह कहाँ आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻19। अब देखिए n बराबर आप इस 10⁻⁻19 को कहाँ ले जाइए ऊपर ले जाइए, तो 2 गुना 10⁻⁻7 गुना 10⁻19 हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना देखिए 10⁻⁻7 और 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा 10⁻12, यानी हमारा n का मान कितना आ गया 2 गुना 10⁻12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए 51 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को राइट क्लिक आंसर करने से पहले आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, नहीं कि आप फर्स्ट पढ़े और राइट आंसर मार दिए, ऐसा नहीं करना है आपको एक बार चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है। क्या पता आप पहले से अच्छा दूसरे में दिया हो, दूसरे से तीसरे में दिया हो और तीसरे से सबसे सूटेबल आंसर चौथे में दिया हो, तो आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। तो कौन सा कथन सही है चूज करना है। देखिए फर्स्ट में क्या बोला है आवेश एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ पर मैं आवेश का बात करता हूँ, देखिए कूलम्ब आवेश है ना, इसका देखिए यह अदिश राशि होता है, आप नोट करते रहिएगा। यदि आप नोट कर लिए हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। आवेश अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है
क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसकी बीमा जो होता है वह AT या IT होता है। आपको पूरा यहाँ पर मैं रिविजन करा दूंगा। देखिए, आवेश एक अदिश राशि है, सही बोला, आवेश क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। दूसरे में क्या बोला कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, यानी सही बोला, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, सेकंड भी राइट है। थर्ड में क्या बोला, आवेश संरक्षित होता है, ये भी सही है, क्योंकि आप सिद्धांत पढ़े होंगे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से जितना पहले आवेश था उतना बाद में होगा, तो आवेश भी संरक्षित होता है। तो आप सोचेंगे तीसरे में से तीनों सही, कौन सा आंसर सही मारें। तो देखिए फोर्थ पढ़िए, फोर्थ में क्या दिए, उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है, तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारा सूटेबल आंसर होगा, तीनों से ज़्यादा फोर्थ में जो है हमारा राइट आंसर फोर्थ सही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 42 में क्या हो रहा है, विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता का मात्रक। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक मतलब कि 2-3 होते हैं, मतलब कि आप ढेर भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले मैं क्या बोला कि आपको एक बार ऑप्शन जरूर देखना है। देख रहे हैं क्या, फैराडे में दिया हुआ है। अब फैराडे किसका मात्रक होता है, धारिता का। तो आपको देखिए विद्युतशीलता का एक ऐसा फॉर्मूला बैठाना है जिसमें कि धारिता यानी सी आवे। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ, आप पढ़े होंगे कजन, समानांतर पट्टिका। आप पढ़े हैं समानांतर, देखिए आप पढ़े हैं समानांतर पट्टिका। समानांतर पट्टिका का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर ε0 A/D, यही ना होता है। और ε0 ही क्या होता है, विद्युतशीलता होता है। तो इसी का मात्रक पूछा है, और C भी आ गया, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। तो देखिए ε0 का आप यहाँ से मान निकालिएगा, ε0 का, तो आप D को इसमें गुना कर दीजिए, तो C गुना D बटा में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो देखिए धारिता का मात्रक फैराडे, मैं कैपिटल F से लिखता हूँ, दूरी का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या आ गया, F यानी फैराडे बटा में मीटर। तो आप देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है, हमारा सेकंड है, फैराडे बटा में मीटर। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले ऑप्शन पढ़िए फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 में देखिए क्या बोला है, वायु में 2 आवेशों के बीच FA है। देखिए मैं यहाँ पर देखिए कोई आवेश लेता हूँ Q1 और यहाँ पर Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मैं कोई R ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ, R। तो R लेता हूँ। देखिए यह सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, वायु में, कहाँ रखा है, वायु में, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि देखिए इसी के बीच, देखिए फिर Q1 है हमारा और Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी R है, लेकिन अब इन दोनों को कहाँ रखा गया है, माध्यम में। कहाँ रखा है, माध्यम में रखा है। तो अब देखिए, तो पूछ रहा है ना कि FA बटा में F है, तो देखिए एक ε0 बराबर फॉर्मूला होता है FA बटा में FM। क्या होता है, FA बटा में FM होता है। देखिए ε0 का क्या होता है, FA बटा में FM होता है। A लिखने का मतलब है यहाँ पर एयर, यानी एयर में लगने वाला बल, और यहाँ M लिखने का मतलब है मीडियम, मीडियम यानी क्या होता है, माध्यम। यानी देखिए निर्वात यानी हवा में लगने वाला बल और बटा में माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं, ε0 यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए इसके चलते हैं ऑप्शन पर। देखिए ऑप्शन में क्या बोला है कि परावैद्युत नियतांक, देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं, परावैद्युत नियतांक भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी हमारा फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो देखिए थर्ड में दिया हुआ है दोनों, बोथ एबव, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पर। 54 में क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का विमीय सूत्र पूछ रहा है। देखिए
होता है एफ बटा में क्यू, होता है ना, ई बराबर एफ बटा में क्यू, और विद्युत क्षेत्र का ही पूछा है। तो अब देखिए एफ, एफ क्या है, बल तो देखिए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और एफ क्या है, बल। तो देखिए बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, यही होता है। और आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी, यही होता है। आप इसको बड़ा कोष्ठ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ले जाइए ऊपर, तो देखिए यहाँ पर एम एल, और देखिए यह टी है, टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा। तो ऊपर से -2 है, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। और यह ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए के पावर -1। देखिए आ गया ना, आया एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1। यानी आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, +11 और -31। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, +11 और -31। तो देखते हैं कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए +13 और -31 हमारा राइट आंसर कौन सा है, सेकंड है। तो हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके। देखिए 55 में क्या बोला है कि देखिए वोल्ट मीटर इन्वर्स दिया हुआ है, कह रहा है कि किसका मात्रक है। देखिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ फॉर्मूला, ई बराबर, देखिए ई का फॉर्मूला देखिए कि क्या होता है, एफ बटा में क्यू, यह होता है। एक ई का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, -dv बटा में dx, यह होता है। तो देखिए इसके हिसाब से मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब, देखिए न्यूटन प्रति कूलम्ब। और इसके हिसाब से क्या हो गया मात्रक, देखिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, भी क्या है, वोल्ट, तो इसका भी का वोल्टेज लिखाता है। एक्स क्या है, दूरी, तो दूरी का मीटर, देखिए मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और आप इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स, क्योंकि कूलम्ब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 मात्रक होता है, मैं इसको आपको यहाँ नोट में लिखवा देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए ई का मात्रक आप यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट में वोल्ट प्रति मीटर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इन्वर्स, ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और 2 नंबर में आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम्ब, और देखिए तो न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स, ऐसे आप भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, दोनों मात्रक आपको लिख लीजिएगा। तो हाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर बात आता है किसका, यह तो हो गया, देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया ना। लेकिन राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। लेकिन मैं आपको यह इस सेकंड और थर्ड का ही बताऊंगा। देखिए विद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ई ए होता है ना, फाई बराबर क्या होता है, ये होता है। ई का अभी क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो कितना आ गया, वोल्ट मीटर। आप यहाँ फाई यानी विद्युत फ्लक्स का आप याद रखिएगा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अब देखिए 2 का तो हो गया, अब जो चलते हैं थर्ड में क्या दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है ना। तो क्यू क्या है, आवेश, और डी क्या है, दूरी। तो आवेश का क्या होता है, कूलम्ब, और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी आप यह मात्रक याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह नहीं है कि यह 55 नंबर ही आएगा, यह थर्ड वाला भी पूछ सकता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, इसीलिए मैं ऑप्शन भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे पास।
अब देखिए आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगेगा, कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और कहीं दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन में समझने में तो आप क्वेश्चन नंबर लिख कर कह दीजिएगा कि इसमें प्रॉब्लम है, तो अगले जब वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको समझा दूँगा। तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।